अब बात बकवास बंद। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। नंबर फर्स्ट, बैंक के बारे में पढ़ रहे थे हमने, वाणिज्यिक बैंक पढ़ लिया। वाणिज्यिक बैंक क्या हो, क्लास नंबर कौन सी बताया, क्लास नंबर 5 बार है इकोनॉमी। दूसरे नंबर पर वाणिज्यिक बैंक पढ़ रहे हैं, बैंक वाणिज्यिक बैंक पढ़ लिया। और वाणिज्यिक बैंक को दो भागों में बांटा गया, एक तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जैसे बोलते हैं, उसके बाद गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। और जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है ना वो 5 प्रकार के। नंबर 1 भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंक, तीसरा निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक, निजी क्षेत्र के फिर विदेशी बैंक, उसके बाद क्षेत्र ग्रामीण विकास, क्षेत्र ग्रामीण बैंक जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद ये सब हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने पढ़े सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक किसे बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया सब अच्छी तरह पढ़ा, तमीज से होश में होगा। अब हम पढ़ेंगे विकास बैंक किसे कहते हैं। देखो नाम जो हो ना बड़ी खतरनाक चीज हो, नाम विकास बैंक है ना, यानी इसका मतलब कि विकास के ये ताकि विकास करा जा सके ना, इसी उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं। अब ये नाबार्ड, ये जो नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये जो बनाया गया है ना, इसका मतलब कृषि का विकास करने के लिए, नाम में ही विकास छिपा हुआ। तो विकास कृषि का विकास, कृषि से संबंधित जो लोन मांगता होगा ना, कृषि में जो भी कुछ देता होगा वो सारा राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक का काम होगा, नाबार्ड बोलते हैं सर। दूसरे नंबर पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। लघु उद्योग कौन कौन से, एमएसएमई वाले, सिडबी, उन्होंने लोन बांटेगा, ये सिडबी होगा। सब पढ़ेंगे, इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और काम भी पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या काम कब बनाया गया और किस उद्देश्य के साथ बनाया गया था, किस तरह काम कर रहा है, किस तरह वर्कआउट कर रहा है, क्या क्या हो उसके अंदर, कैसे कैसे पैसे बांटते हैं। भारतीय उद्योग वित्त निगम कब बनाया गया, कितना काम कर रहा है, यूपीएससी सब पर सवाल पूछ चुका, सब पर टोटल। मुद्रा बैंक पर सवाल पूछ चुका हो, ऐसे बात, मुद्रा बैंक पर नया, ये ताजा ताजा बैंक है। नेशनल हाउसिंग बैंक, ये हाउसिंग, नाम में ही हाउसिंग बैंक, लोन घर खरीदना हो ना, आ जाओ इसके पास जाओ, ये सारी देख रेख करेगा तुम्हारा, जितना भी जिसका लोन चल रहा है ना घर पर संबंधित, वो सारा इसका ही काम होगा। निर्यात करना हो, आयात करना हो, कुछ बेचना खरीदना हो, उसके लिए बैंक बनाया गया। भारतीय उद्योग वित्त बैंक, ये भी मैंने तो बता दिया, सीडबी भी, सबका अलग अलग काम, सब अलग अलग समय बनाए गए और सब कुछ उद्देश्य के साथ बनाए गए। समझ में बात। या सबसे बड़ी खास बात ये हो कि पहले नंबर पर जो बनाया गया ना, पहले नंबर पर विकास बैंक है, विकास के उद्देश्य के साथ बनाए गए, ये लाभ के लिए नहीं बनाए गए, नहीं, इनका काम है कि विकास करना, जिस विशेष क्षेत्र के लिए बनाए गए ना उस विशेष क्षेत्र का विकास करते होंगे। समझ नहीं बात। या जो वाणिज्यिक बैंक, जिन क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक, जिन क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक लोन नहीं दे पाए ना, ऋण नहीं दे पाए, वहां विफल हो चुके हैं धन देने में, तो उस उद्देश्य के साथ वहां विकास बैंक काम करते हैं। विकास बैंक कहते हैं रुको एग्रीकल्चर वालों, हम देंगे तुम्हें। सहकारी बैंक करो, तुम्हारा कुछ नहीं करा ना, कोई बात नहीं, हम टेंशन मत लो। जहां सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक विफल हो गए ना, वहां विकास बैंक आए ताकि देश का विकास करा जा सके। तो डेवलपमेंट बैंक तेजी के साथ पैर पसार रहे हैं, ये बहुत बहुत पहले बना चुके हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है। नाबार्ड है, और नाबार्ड जिसका, इसका पूरी पूरी वो भी है, वेबसाइट भी है इसकी पूरी पूरी। तो पहले हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, नाबार्ड का मतलब क्या है, NABARD, नाबार्ड पूरी फुल फॉर्म पढ़ेंगे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय को क्या बोलेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर, उसके बाद बोर्ड, अच्छा है बैंक बोलेंगे, अच्छा ये क्या है, एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एक प्रकार का। अब किसके लिए बनाया गया, रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा तमीज से पढ़ लेते हैं। मैं आसान भाषा में समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। तुम अगर तुम्हें कृषि से संबंधित लोन चाहिए ना, तो तुम नाबार्ड के पास जाओगे, नहीं जाओगे नाबार्ड के पास। नाबार्ड कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, किस उद्देश्य के साथ बनाया गया था। लड़की भाई थी, बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, ऐसे समझ भाई, जितने भी काम हुए ना, कांड हुए, सारे उसी के समय में हुए। समझ बात है, वह मस्त लड़की थी बिल्कुल एकदम। 12 जुलाई 1982 बनाया गया था नाबार्ड। नाबार्ड इस उद्देश्य के साथ बनाया गया, यू कह रहे एग्रीकल्चर का कोई कुछ नहीं कर पाया ना, टेंशन मत लो, कौन, जी हम नाबार्ड बना रहे, अधिनियम बनाया, अध्यादेश पारित करवाया, एक बैंक की स्थापना कर दी नाबार्ड। और नाबार्ड का को कहा गया भारत के अंदर जितना भी कृषि लोन जा रहा उसकी देखरेख करना, कितना कहां जाना चाहिए, योजना तैयार करना, देखरेख करना, कृषि संबंधित प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके, आगे बढ़ावा दिया जा सके, नाबार्ड को सौंपा गया सारा काम। नाबार्ड खुद नहीं लोन देता, तुम सोच रहे हो तुम्हारे दिमाग में इस तरह काम कर रहा होगा कि तुम गए नाबार्ड के पास, चलो मुझे नाबार्ड की शाखा दिखी आसपास, तुम दिखे दे रही है नहीं आसपास, तो तुम सोचते होंगे कि नाबार्ड है तो है नहीं यहाँ से, क्यों किसान लोन लेने किस तरह जाता होगा। मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूँ तुम्हें कि किसान लोन कैसे लेने जाएगा। मान लो तुम किसान हो और तुम्हें लोन लेना, तो तुम सोच रहे हो नाबार्ड के पास जाओगे, तुम जी नहीं, तुम नहीं जाओगे नाबार्ड के पास, ये अप्रत्यक्ष रूप से लोन देगा, डायरेक्ट लोन नहीं देने का। समझ में एक बात। तो कॉपी में हम पहला हेडिंग बनाएंगे, पहला नंबर विकास बैंक, विकास बैंक के बारे में लिखेंगे, विकास बैंक किसे कहते हैं। फिर अगली हेडिंग बनाएंगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। तो पहली हेडिंग बनाओ विकास बैंक। विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक, हेडिंग बनाए डेवलपमेंट बैंक।
हेडिंग बना ली। इसमें लिखनी है एक बात, खास बात, भारतीय अर्थव्यवस्था के ना, ये सुन लो, विकास बैंक में क्या लिखना, भारतीय विकास बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्र को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। अच्छा, दीर्घकालिक ऋण क्या हो ये समझ लो। ऋण 3 प्रकार के हों, एक तो अल्प अवधि का, एक हो मध्यम अवधि का, एक हो दीर्घ अवधि का। अल्प अवधि का ऋण उसे क्या हो जो 1 से लेकर 15 महीने तक का हो। यार तो फिर सुन लेना, एक से लेकर 15 महीने तक का, मतलब 15 महीने तक का आसपास होगा ना, 15 महीने तक कम का होगा, 1.5 साल तक का। जो 15 महीने से लेकर लगभग 5 साल तक का होगा, कब तक का, 15 महीने से लेकर 5 साल के बीच का होगा, तो बोलेंगे मध्यम अवधि का ऋण। और जो 5 साल से ज्यादा का होंगे उसे बोलेंगे दीर्घ अवधि का ऋण। ऋण का मतलब लोन। बात समझ में आई? तुम्हें ऋण अच्छा नहीं लगता, लोन अच्छा लगा तुम्हें, क्योंकि तुमने वही सुन रखा है ना कई बार, तो ऋण कहना सीख लो धीरे धीरे। समझ आई बात है? तो ऋण का मतलब क्या हो, लोन। तो लोन 3 प्रकार के हों, एक तो हो अल्प अवधि का, मध्यम अवधि का, एक दीर्घ अवधि का। जो 1.5 साल से लेकर 5 साल तक के बीच में होगा, 1.5 साल से लेकर 5 साल तक के बीच में होगा, ठीक। मध्यम अवधि का कह दो अप्रोक्सीमेटली, जो 5 साल से ज्यादा का होगा दीर्घ अवधि का ऋण होगा। तो अगर 5 साल से ज्यादा का लोन चाहिए ना तुम्हें, 5 साल बाद लौटाएंगे, इससे पहले कंपनी दीर्घ अवधि का ऋण चाहिए, तो तुम्हें ना ये विकास बैंक बनाए गए हैं। ये विकास बैंक इसी उद्देश्य के साथ बनाए गए ताकि दीर्घ अवधि के लिए लोन दिया जा सके, और ऐसे क्षेत्र में लोन दिया जा सके जहां वाणिज्यिक बैंक, जो पीएनबी वाला बैंक तुम्हारी बराबर में खड़ा हुआ था ना, ये बैंक तुम्हें लोन नहीं दे पा रहा था। समझ बात है? ये जो बैंक तुम्हें लोन नहीं दे सकता, जिन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर में इसे डर है कि यहाँ पैसा डूब जाएगा। ये जो किसान है ना, ये जो रामू किसान है, दौलतपुर का रामू किसान है, ये मेरे पैसे नहीं देने का, इसकी कृषि बर्बाद होगी ना, पैसे लौटने के नहीं आता। तो वहां जोखिम ऋण देने में, वहां लोन देने में घट्टा, तो लोन नहीं दे सकता हो। तो जहां उच्च जोखिम हो और दीर्घ अवधि का ऋण हो, उसके लिए इस उद्देश्य के साथ हमने विकास बैंक बनाए हैं। सरकार ने सोचा विकास बैंक बहुत जरूरी है। पता लगा किस उद्देश्य के साथ बनाए, क्योंकि किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। विकास बैंक क्यों बनाएंगे? तो विकास बैंक इसलिए बनाएंगे, एक तो खास बात यह कि दीर्घ अवधि का ऋण देने के लिए बनाएंगे। दूसरे नंबर पर क्या है, जहां ना उच्च जोखिम हो, जोखिम ज्यादा हो, समझ नहीं बात है, जहां तक पैसे लौटने की उम्मीद नहीं है, बिल्डिंग खरीदनी है, नेशनल जो हाउसिंग बैंक है, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये दे देगा ऋण तुम्हें। अगर तुम बिल्डिंग खरीदनी, समझ डूब भी सको तुम्हारा, और दीर्घ अवधि के लिए खरीदनी, क्योंकि बैंक का जो घर का जो लोन है ना, वो 1-2 साल में तोड़ने का नहीं, 4, 5, 10, 20 साल लगेंगे, तो 5 साल तक ज्यादा लगेंगे, वो दीर्घ अवधि का ऋण। ऐसे समझो, अगर तुम घर खरीदोगे ना, तो तुम्हारा प्लाट भी खरीदोगे, कोई प्लॉट खरीदोगे, तो प्लॉट खरीदने के लिए तुम्हें इसके पास कॉन्टैक्ट में जाना पड़ेगा, तुम्हें ये अपने आप देखना पड़ेगा। ये सब समझाऊंगा मैं, डोंट वरी, घबराओ ना बिल्कुल भी। ये बैंक सारे के सारे विकास बैंक, ये सारे के सारे विकास बैंक इस उद्देश्य के साथ बनाए गए ताकि दीर्घ अवधि का ऋण प्रदान कर सकते हो। ये उस क्षेत्र में दीर्घ अवधि का ऋण प्रदान कर सकते हो जहां बहुत ज्यादा मात्रा में जोखिम मौजूद है, और जहां वाणिज्यिक बैंक ना, जो वाणिज्यिक बैंक हमारे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, जो हमें लोन देने तो मना कर दिया, ऋण देने तो मना कर दिया, वहां लोन देने के लिए ये बैंक सामने चले आएंगे। और ये डायरेक्ट नहीं लोन देने के, इनका भी बताऊंगा डायरेक्ट क्यों देने। थोड़ा ही तुम सिडबी के बैंक में जाकर खड़े हो लाओ लोन दो, नहीं। तुम जो उसके पास जाकर खड़े हो, तुम नाबार्ड के पास, नहीं। नाबार्ड की बहुत सारी शाखाएं काम कर रही। अब पहले हम नाबार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर समझते हैं इनसे लोन किस तरह मिलेगा। मेन काम है लोन। अगर लोन ही नहीं मिला फिर तो तुम समझे क्या? फिर सारा तुम कुछ भी पढ़ लो, एक भी चीज पढ़ लो तुम यूपीएससी में, उसका ही फायदा आम आदमी को होगा। अगर आम आदमी को उसका फायदा नहीं हो रहा ना, तो फिर वो पढ़ाई नहीं आती यूपीएससी की। कुछ भी पढ़ लो, सब चीज तुमसे जुड़ी हुई है, हर चीज तुमसे जुड़ी है। बस तुम्हें थोड़ी सूक्ष्म जानकारी, इतने दायरे में जानकारी, तुम उससे थोड़ा बाहर नहीं झांकना चाहते, इस सर्कमफ्रेंस से थोड़ा बाहर झांकना होगा। सब चीज तुम्हारे लिए बनाई जा रही। कितना भी बड़ा मैकेनिज्म हो, कितनी बड़ी आईएएस की पढ़ाई हो, कितनी बड़ी पीसीएस की, कितने बड़ा इंजीनियर हो, कुछ भी हो, सब आम आदमी के लिए। समझ एक बात है, इस बात को सोच कर रखो। जब कोई चीज समझ में ना हो ना, तो सोच रहे हो आम आदमी तो जोड़ना, करेक्ट करना स्टार्ट कर दो। कितना हार्ड टॉपिक हो कि इसका, हम इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, इसका इंपोर्टेंस क्या होगा, आम आदमी तो क्या फायदा है इसका। मुद्रा बैंक बना दिया तुमने, भाई मुद्रा बैंक का आम आदमी को क्या फायदा। 3 प्रकार के लोन दे रहे तुम, शिशु, तरुण, किशोर, तरुण, 3 प्रकार के लोन दे रहे हैं। ये कौन कौन से लोन है ये भी समझेंगे। यूपीएससी सवाल निकल रहा है यहाँ से डायरेक्ट, समझ एक बात है। तो ये क्या फैक्चुअल डाटा पूरा का पूरा समझ ले, लेकिन इसका ना तुम फैक्चुअल डाटा याद रखना। तो हम क्या याद करो, ये डेट कौन से रिश्ता बनाया, यूपीएससी दूर दूर तक रिश्ता नाता ही नहीं है इसका। उन्होंने पूछा किस उद्देश्य के साथ बनाया गया, जरूरत क्या पड़ गई थी उसको, पूछो तुम ये क्या आइडिया, डेट रेट का तो कोई काम ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। एग्जाम तो है ही नहीं, एग्जाम रटने का है ही नहीं। किसी बड़े से लोगों को सुनूंगा 10 से 15% रटना पड़ेगा इसमें। किसी खास से टॉपिक को सुनूंगा 10 से 15% रटने वाला, बाकी समझने वाला। पीसीएस में रटना पड़ेगा, दूसरे पेपर में रटना पड़ेगा, इसमें नहीं रटना पड़ता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर ना, उद्देश्य क्लियर उसका। क्योंकि पर ये जो भी बनाया जा रहा है उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है। अब तुम पता लग जाएगा, जैसे भी तुम बनाऊंगा ना राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जैसे भी पढ़ा करूंगा तो तुम्हारे दिमाग में इसके प्रति एक अच्छी खासी सोच डेवलप हो चुकी होगी कि इस उद्देश्य के साथ बनाएगा। सही कह रहे थे उस टाइम पर, पता क्या था, हरित क्रांति तो हो चुकी थी। उन्हें
खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर तो हो चुके थे, गेहूं चावल चीनी ये सब चीज़ हमारे पास हो चुकी थी 1967 में ना, 67 में हमारे यहाँ हरित क्रांति हो चुकी थी MS स्वामीनाथन के प्रयास होता। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर डूबता जा रहा था। वो पहले तो बूम कर रहा था, अब डूबने लगा था, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोन नहीं जा रहा था। इंदिरा गांधी को आभास हुआ पहले थी कि कहीं तो कमी है। एक CB रमन नाम के एक वे थे अर्थशास्त्री, एग्रीकल्चर का ठीक ठाक नॉलेज थी। उसने पूछा कमी कहाँ, फिर उसने बताया मैडम कि हमारे ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो आपने कृषि समितियाँ बना रखी, बहुत सारी चीज़ें बनाई हमने, ये काम ही नहीं कर रही। सहकारी बैंक भी काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई काम नहीं कर रहा। जितने बैंक बना रखे ये कृषि क्षेत्र में लोन देते ही नहीं है। हम कृषि क्षेत्र में लोन देने के लिए ना एक अलग बैंक की आवश्यकता होगी, जो देखिए ये चेक करेगा लोन गया भी नहीं गया, हम उसे लोन देंगे और वो फिर बैंकों को देगा, फिर लोग आगे देंगे। उसने कहा बात तो तू सही कह रहा, उसने कहा बना दो। और 1912 जुलाई का दिन था, बस उसका दिमाग खड़का, अध्यादेश पारित करा, बस बैंक तैयार, और नाबार्ड तैयार कर दिया 1982 में। तो बहुत बड़ा काम था और आज बहुत अच्छा काम कर रहा है नाबार्ड। समझ में आई बात है, बस तुम्हें दिखाई दे रहा। पंजाब हरियाणा के किसान जाओ, ये छोटे मोटे किसान नहीं है जो तुम्हारे आसपास के किसान नहीं, जो तुम्हारे गाँव में 3 बीघे का टुकड़ा, 2 बीघे का, 2.5 बीघे का बैठ के मुट रही है, उसमें मुंजी काट रही है, उन्हें नहीं मिलने का लोन। नहीं समझ में आया बात है। ये लोन उन्हें मिलेगा, पता किन्हें मिलेगा, ये लोन उन्हें मिलेगा जिसके पास 100 बीघा का चक्कर, 150 बीघा का चक्कर। जो हमारे आसपास जो किसान पाए जाने, इन्हें बोलो सीमांत किसान। तो सीमांत किसान नहीं है, ऐसे समझ। सीमांत किसान क्या है, हम उसको बाहर साइड में डिस्कस करेंगे। इनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। ये क्या है कि 3 बीघा का टुकड़ा, घर में हो रहे 20 जने, 20 जने गेहूँ काटने में लगे हुए, और मुस्कान के साथ खुश हो रहे हैं कि हमारे यहाँ भी खेत है। तो किसान थोड़ा ही है नहीं, उसको कहूँ परछन बेरोजगारी का शिकार है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसके बारे में हेडिंग बना लो। जब हेडिंग बनाओ, लिखने दो ना उसके विकास। क्यों पढ़ रहे यार तुम, लिखो उसके अंदर, लिखो विकास बैंक ऐसे बैंक होते हैं। मैं सदके जाऊं उस मुस्कान पे, जाऊं उस मुस्कान पे। विकास बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक वित्त का मतलब समझ जाओगे, दीर्घकालिक धन प्रदान करते हैं। दीर्घकालिक वित्त, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक वित्त, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक वित्त और सहायता प्रदान करते हैं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक वित्त और सहायता प्रदान करते हैं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक वित्त एवं सहायता प्रदान करते हैं। काहे प्रदान करते थे, ठीक, जिनके पास उच्च जोखिम होता है, तथा जिनके पास उच्च जोखिम होता है, उच्च जोखिम होता है। तथा जिन क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों से पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता है। तथा जिन क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों से पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता है। वाणिज्यिक बैंक ने मना कर दिया, मेरे पास नहीं है पैसा, तो बनाओ फिर विकास बैंक, क्या दिक्कत होगी। पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता है। अब हेडिंग बनाओ, भारत के कुछ प्रमुख विकास बैंक। भारत के कुछ प्रमुख विकास बैंक। भारत के कुछ प्रमुख विकास बैंक। ये वाला टेबल बनाओ, पूरा टेबल बनाओ। सुन लो, ये विकास बैंक का सुन ध्यान लगाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। तुम सारी समस्या है तो ऐसे पढ़ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और तुम कैसा, फिर समस्या खड़ी होगी, फिर समस्या खड़ी है।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहेगी था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल 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 डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद होगा, आ जाऊं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। बस 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 बस। अब सवाल है, ये है क्या भला, जो ये है क्या, इसकी स्थापना कब हुई? तो मैं तुम्हें पहले नंबर बताने जा रहा हूं, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर है कहां से। दूसरा, कृषि और ग्रामीण विकास, देखो क्या नाम है, कृषि एवं ग्रामीण विकास, नाम तो निकाल लेगा, कृषि के मामले में और गांव का विकास करने के मामले में ये सबसे बड़ा शीर्ष निकाय है, इससे बड़ा कोई संस्था नहीं है। दोबारा फिर समझ लो, कृषि में और ग्रामीण विकास, शहरों में नहीं काम करने का, क्योंकि शहरों में तो कृषि होने की ही नहीं। ऐसे कृषि एवं ग्रामीण विकास, कृषि और ग्रामीण कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास, गांव का विकास करने के मामले में शीर्ष संस्था है, इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है। दोबारा पहला पॉइंट लिख रहा हूं उसका, कृषि, एक तो कृषि हुआ, एवं क्या हुआ, ग्रामीण विकास हुआ, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शीर्ष निकाय, के क्षेत्र में शीर्ष निकाय, इससे बड़ा कोई निकाय नहीं है, इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है, शीर्ष संस्था, ये निकाय कह दो, निकाय। इतनी बात बताओ तो समझ में नहीं आई, इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है। दूसरा नंबर, पहला सवाल पूछा जा सके कि ये सवाल पूछा जा सके, ऐसे पीछे से पूछ लगा कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सबसे शीर्ष संस्था कौन थी, नाबार्ड ही हुआ। नाबार्ड की फुल फॉर्म याद होगी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद होगी, ठीक। दूसरा पॉइंट, सवाल ही पूछेगा कि इसे बनाया कब गया, इसका हेडक्वार्टर कहां सी, तो पहला काम इसका बनाया कब गया, यानी इसकी स्थापना कब हुई, इसकी, तो इसकी स्थापना हुई थी वही 12 जुलाई 1982। यूपीएससी क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी का नहीं है, पीसीएस का क्वेश्चन है, सही बात है। तीसरे नंबर बताओ, तीसरे नंबर पर तीसरा पॉइंट। अब सवाल है, इसे कौन सी समिति की सिफारिश से बनाया गया, उस समिति का नाम भी पूछा जा, कौन सी कमेटी थी वह जिसकी रिकमेंडेशन पर नाबार्ड बनाया गया, उसकी अनुशंसाएं क्या थी, क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी उसने कहा था बनाओ, नाम बता रहा हूं, उस बंदे का नाम लिख रहा हूं जो उस कमेटी का अध्यक्ष था, उसका नाम लिख रहा हूं, बी शिवरमन समिति थी इसकी सिफारिश पर। याद रहेगी बात, या ये इसका समिति का नाम पूछा जा, ऐसे पीसीएस से पूछा जाएगा, मैं भी कह रहा हूं यूपीएससी का दूर दूर तक रिश्ता आता नहीं है कोई इसका, ठीक। चौथे नंबर का पॉइंट, कितने पॉइंट है उसके बारे में, कितने पॉइंट हो गए इसके बारे में, 3। चौथे नंबर का पॉइंट, अब चौथे नंबर का पॉइंट क्या है समझ लो, अब जो नाबार्ड के पास अगर तुम पैसा लेने जाओगे तो कैसे मिलेगा, मान लो यो किसान हमारा किसान हुआ, ये किसान जाएगा पता किसके पास, बैंक के पास। बैंक कौन सा, पब्लिक सेक्टर का, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास ना पैसा पता कहां से आगा, वो आगा नाबार्ड से, इसके पास NABARD, नाबार्ड देगा पैसा से, बैंक को देगा पैसा, इस वाले बैंक को, अगर बेटा एक काम करो तुम पैसा पकड़ो। ये जो किसान है ना, ये किसान इससे सीधा डायरेक्ट नाबार्ड के पास नहीं जाने का, नहीं कटिंगो, ऐसा समझ लो, नहीं जाना किसान जाएगा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास, उस मैडम चश्मा लगा के बैठी हुई ना वहाँ एसबीआई बैंक के अंदर, समझ बात है, वो टिक 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 कर रही, उसी जगह कहेगा कि मैम मुझे भाग यहाँ से, भाग चाटा गाल पे मारूंगा, नाबार्ड बना रखा हो 1982 में, उसकी संस्था समझाओ मुझे, उसका फर्ज है बताना, इस बात के भी पैसे मिले जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक नाबार्ड पैसे प्रोवाइड करवाओगे सर। और नाबार्ड एक अलग प्रकार की संस्था थी, जो नाबार्ड था इसमें कुछ चीजें सरकारी थी, कुछ प्राइवेट थी, अलग तक काम कर रहा था, एक अलग संस्था काम कर रही थी। वर्ष 2019 में ना सरकार ने इसे अपने पूरे कब्जे में ले लिया, इस नाबार्ड ने पूरा सरकारी बैंक बन चुका है, सरकार के स्वामित्व में आ चुका वर्ष 2019 में। आज समझ में, मैं भी कह रहा हूँ नाबार्ड डायरेक्ट पैसा देता, अप्रत्यक्ष रूप से पैसा देता है, यह किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, यह किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से
रूप से मदद करता है। यह बात समझ गएगा तुम कि नाबार्ड किस तरह प्रोवाइड कराएगा। नाबार्ड के माध्यम से सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही। नाबार्ड के माध्यम से कृषि क्षेत्र पर जितनी भी योजनाएं कृषि क्षेत्र में चला गई ना सरकार, नाबार्ड के माध्यम से चला गई। नाबार्ड का सरकार जब बजट बनाती है ना, अलग से फंड निकालती है, कितने पैसे में इस बार देने वाले हैं सर। मैं तो 2018 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, मेरे पास अभी है, तुम 2000 इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो देख लेना, 30,000 करोड़ रुपए दिए गए थे सर 2018 में। सोच कितनी बड़ी राशि दी गई थी सर। अब मेरा मानना इस बार इससे ज्यादा दिए गए होंगे। 2023 का बजट आने वाला होगा, उसमें चेक करके देखने बताना कि नाबार्ड को कितना पैसा दिया गया। और आए दिन तो यही सब चीजें पढ़ते रहते हो तुम। इसका पैसा पक्का बढ़ाया गया। 2018 में 30,000 करोड़ रुपए दिए गए थे सर। ले बांट नोट, लोन जाकर बांट अच्छे तरीके से, क्योंकि जब एग्रीकल्चर बूम करेगा ना, जब तो फायदा होगा। 30,000 करोड़ रुपए 2018 में दिए गए थे सर। इस नाबार्ड को, संस्था को, इस निकाय को, शीर्ष संस्था या ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना हो और यो कृषि क्षेत्र का विकास करना हो, इससे बड़ा शीर्ष निकाय नहीं है कोई। इसे पैसे देंगे, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक को पैसे बांटेगा। और भारतीय जो लोगों किसानी हो, रामू काका, सुखबीर, रामपाल, जाति, शेषपाल, सब इसके अंदर जाएंगे बैंक के अंदर। ऐसा समझ लो, गेहूं बनाना है ना, तो गेहूं बोने के लिए तो इन्हें चाहिए होगा पैसा, और पैसे लेने जाएंगे बैंक में, और बैंक लेंगे लोन। और लोन को लोन क्यों दे रहा बैंक? बैंक इसलिए दे रहा क्योंकि नाबार्ड ने पैसे दे रखे हो सर। नाबार्ड ने हमारी दौलत फेंक को उसकी चप। समझ में आया बात? है दिक्कत है। पांचवा सवाल क्या पूछेगा? इस सारे सवाल है वापस में। एक बात और सुनो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अच्छा, 2019 से पहले से ना इस नाबार्ड पर सरकार का स्वामित्व नहीं था। अब इस पर पूरा सरकार का स्वामित्व हो चुका है। सरकार जो चाहेगी वो करेगी। नाबार्ड जो संस्थान है, जो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का विकास करना चाहती है, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के मामले में सबसे शीर्ष संस्था, इस पर पूरी तरह सरकार का स्वामित्व हो चुका पूरी तरह। अब सरकार के कब्जे में पूरी। कब तक हुआ है? 2019 से। यह संस्था 2019 से सरकार के स्वामित्व में है। सरकार के स्वामित्व में है। ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत यहां तक? नाबार्ड के बारे में इतनी बातें 24 घंटे जुबान पड़ी होनी चाहिए तुम्हारे। अब मैं नहीं बढ़ाने का कि नाबार्ड के बारे में कौन कौन सी योजनाएं चली आ रही, वो तुम्हारा काम है। जब एग्रीकल्चर पढ़ो, एग्रीकल्चर के नाबार्ड का जिक्र करो, तो देखो नाबार्ड के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही। समझ आई बात? यार चेक करो नाबार्ड के, उस पर पक्का सवाल पूछ सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अच्छा क्या पैसे मिलते हैं उसके साथ? नाबार्ड देगा पैसे, नाबार्ड देगा। अच्छा, फिर नाबार्ड देगा बैंक को, फिर बैंक को। भारतीय लोग कहाँ जाएंगे? बैंक में जाएंगे। कौन से? शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में जाएंगे। और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्या हो? मैं पहले पढ़ा चुका। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्या हो? 5 प्रकार के बैंक पढ़ाए, 6 प्रकार के बैंक पढ़ाए, 5 प्रकार के बैंक बताए मैंने तुम्हें। आज जितनी पब्लिक सेक्टर के बैंक हो गए ना, जितनी पब्लिक सेक्टर के बैंक होंगे, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक उन्हें लोन देगा। उन्हें लोन देने का पैसा प्रोवाइड करवाएगा, वहाँ बांटो जाकर। और इसकी बहुत सारी शाखाएं मौजूद है देश के अंदर, जगह जगह इसकी शाखाएं खोल रखी है। समझ आई बात? या इसका जो हेडक्वार्टर बताने जा रहा हूँ मैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, हेडक्वार्टर ही पूछ लेना इसका, पीसीएस में 6ठे नंबर पर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? हेडक्वार्टर का मतलब मुख्यालय इसका, मुख्यालय इसका। तो मुख्यालय कहाँ से इसका? मुंबई। गए कभी मुंबई? जीवन काल में कभी घूमने का मौका मिला मुंबई जरूर घूमना। आया समझो क्या? मुंबई आ गई, मुंबई शकल भी देखी नहीं मुंबई की, तो कोई आदमी बताया तो कश्मीर ने नाम लिया है, घूमने स्टार्ट कर दिए। 1 2 3 4 5 6। चुप जा बात, चलो चुप जा। इनके लिए डीपीएससी मुंबई है। जो वहां सेल्फी ले रहे जाकर ऐसे लगे मुंबई के उस बीच पर खड़े हो। इनके लिए डीपीएससी मुंबई है। ये 5 पॉइंट नोट, 6 पॉइंट नोट करो इसके अंदर। रियलिटी तेरा बोला होगा। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड खत्म। नाबार्ड के बारे में इतनी जानकारी। कौन सी समिति की सिफारिश पर? बी, सिमरन नहीं है, सिमरन था, मैंने भूल जाओ। शिवराम नहीं है, चुप। दूसरा शिवराम की लड़की यहीं बैठी, उड़ा देगी। भारतीय, देखो ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। इसका नाम सुनो क्या है? सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रीज। सिडबी का नाम स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया, डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया।
ऑफ इंडिया ही है। चुप। ऑफ इंडिया हिंदी में नाम क्या है इसका? भारतीय भारतीय लघु, याद कर लो, आ लिया तुम्हारे पास, लघु उद्योग विकास बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक। भारत नाम ही भारतीय लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग विकास बैंक, लघु उद्योगों के विकास के लिए बनाया है, लघु उद्योग विकास बैंक। और शुरू में भारतीय लगा हुआ। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, याद नहीं हो तो मारूंगा, याद रखना बात है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया, याद आएगी, याद होगी, पक्की बात है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, पहली सवाल खास बात यहाँ, ये जो बनाया गया, जो बैंक बनाए गए, जो हमारे एमएसएमई है ना, नाम ही देखो लघु उद्योग एमएसएमई। अब तुम सोचते होंगे ये हो कौन, इनके बारे में जान लो, क्योंकि जब इनके बारे में जानोगे जब तो इसे जानो। तो पहले हम एमएसएमई के बारे में जान लेते हैं। एमएसएमई क्या बोला? देखो हमारे एमएसएमई, एम का मतलब हो मीडियम, माइक्रो, माइक्रो, MICRO, माइक्रो, इसे कहते हैं सूक्ष्म। इसे थोड़ा समझ ही लो आज। माइक्रो, एस का मतलब क्या हो? स्मॉल, स्मॉल इसे कहते हैं लघु, लघु। एम का मतलब मीडियम, इसे बोलते हैं मध्यम। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज ऐसा आगा। एस का मतलब उद्योग, बहुत सारे उद्योग होंगे, एक नहीं होने का। किसे बोलते हैं एमएसएमई, किसे बोलते हैं? कुछ ऐसे होंगे बहुत छोटे होंगे, कुछ इससे बड़े होंगे, कुछ मध्यम आकार के होंगे। ध्यान से सुन लेना, सूक्ष्म, लघु, फिर मध्यम, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग। आसान भाषा में कौन कौन आगा इसमें देखो, क्या कौन कौन आगा? जहाँ चक्की का आटा पिस रहा है वो भी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में आगा, एमएसएमई में आगा। जहाँ टमाटर बन के आ रहे हैं, टमाटर की सोच बन के आ रहे हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगी हुई, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ है। आटा चक्की होगी, चीनी मिल होगी, चीनी मिल तो बहुत बड़ा टर्न ओवर होगा जाएगा। बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री जो 100 करोड़ से कम की, कितने तक? 100 करोड़ तक कम की इंडस्ट्रीज, जहाँ 100 करोड़ से कम कमाए जा रहे हैं, जहाँ 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं, जहाँ 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए, जहाँ 20 करोड़ तक की इंडस्ट्री लगी हुई। 20 करोड़ में प्लांट लगाओ पूरा, उसकी कीमत 20 करोड़ तक की। आया समझ? जो अभी तुम्हें सारा समझाऊंगा मैं, उस हम इसमें रखेंगे। एमएसएमई कहते हैं उसे। और ये एमएसएमई ना पूरे भारत के अंदर 45% लोगों को रोजगार दे रहा है। अब देखो तुम्हारे घर में जितनी भी चीजें बन रही है ना, वे सारी एमएसएमई बना रहे हैं। आया समझ? जो छोटे छोटे होटल और इंडस्ट्री वाले होंगे, सारे जो होटल खुले हुए, ये सारे एमएसएमई में आएंगे। वही बात किया। और जो एमएसएमई है ना, इन पर टैक्स भी हमने बहुत कम रख रखा है, केवल 12% ही कैटेगरी रख रखा है ना, बहुत कम टैक्स लेवल। और सरकार इन्हें बढ़ाने के लिए ना 20,000 करोड़ रुपए देते ना सरकार ने। कोरोना में 20,000 करोड़ रुपए देते ना, 20,000 करोड़ का पैकेज देता है ना बढ़ाने के लिए। सरकार इनके लिए बहुत प्रयास करती है। वही बात किया जो एमएसएमई है। अब मैं तुम्हें बता दूं एमएसएमई क्या हो। सरकार ने 2020 में इनकी परिभाषा बदल दी थी। किस हम एमएसएमई बोल रहे सभी समझ लो। एक एमएसएमई होगा क्या? एक तो हो माइक्रो, माइक्रो होगा, मैंने यहाँ लिख तो रखा माइक्रो। ये स्मॉल होगा, एक मीडियम होगा। तो किसी किस्म बोलेंगे, देख लो, समझ लो, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, ठीक। जिसने कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगाए थे, 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। मान लो मैं हूँ, मैंने कुछ भी कारोबार जोड़ा, मैंने पढ़ाने का कारोबार स्टार्ट कर दिया और उसमें मैंने लगाया 1 करोड़ रुपए। वैसे मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, मैं तो सर्विस सेक्टर में चला जाऊँगा, ठीक। लेकिन मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए, 1 करोड़ रुपए कोई बिजनेस चलाना स्टार्ट कर दिया और मुझे इस इन्वेस्टमेंट करके वहाँ तक 5, ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने निवेश कर दिया, इतना मैंने निवेश कर दिया और मुझे जो प्रॉफिट हुआ, लाभ मिला, मुझे समझ नहीं बात, मुझे लाभ मिला 5 करोड़ रुपए का। इसका मतलब फिर मैं सूक्ष्म, जो हमारा सूक्ष्म उद्योग है ना, उसमें जाऊँगा मैं। सूक्ष्म उद्योग है मेरा, सूक्ष्म उद्योग कहेंगे उसे। सरकार की परिभाषा है, सरकार तो पूछेगा सूक्ष्म उद्योग कौन से होंगे। सरकार ने कहा जिसमें तुमने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाए हो, 1 करोड़ रुपए के आसपास लगाए हो, और दूसरा क्या है, और 5 करोड़ रुपए के आसपास, 5 करोड़ से ज्यादा लाभ कमा लिया हो, उस हम सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। सूक्ष्म उद्योग, बड़ा उद्योग ना, छोटा उद्योग हो। आज समझ में, बहुत रिलीफ है, तो माफ कर देंगे, टैक्स बिल लेने देते, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और बड़े उद्योग कौन से होंगे। इस बार मैंने 5 करोड़ रुपए लगाए। कितने? निवेश कितना करा मैंने? 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया।
किसी प्लांट को लगाने में मान लो मैंने क्या कर पकोड़े पकोड़े तलने का प्लांट लगा लिया मैंने, आया समझ में, और तुम सबको लगा लिया वहाँ चाट पकोड़े वाला पूरा कारोबार जोड़ लिया और 5 करोड़ रुपए लगाया उसमें मैंने, 5 करोड़ रुपए निवेश कर दिए मैंने, निवेश कर दिए और वहाँ तो मिल मुझे 50 करोड़ रुपए ज़्यादा, 52 करोड़ 56 करोड़ 57 करोड़ इतने मिलने स्टार्ट हो गए। इसका मतलब मैं लघु उद्योग में चले जाऊँगा, इसमें लघु उद्योग में चले जाऊँगा, मेरी काउंटिंग इसमें होगी, ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना। 50 मुझे जो लाभ मिला था, प्रॉफिट मिला, लाभ मिलना स्टार्ट हुआ मतलब कितने का, 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा का, समझ नहीं बात है, उस हम लघु उद्योग कहेंगे। अब सवाल है फिर कि मध्यम उद्योग किसे कहेंगे, जहाँ मैंने 20 करोड़ रुपए लगाए थे, कितने करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए लगाए थे, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, तो जहाँ 20 करोड़ रुपए लगाए थे, एक बार मैं चेक कर लूँ 5 करोड़ है 10 करोड़, और कन्फ्यूजन होना चाहिए ना, 10 करोड़ देखे मुझे अपना पता लग जाए अलग मुझे गलती कहाँ हो रही है। 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए निवेश करे, 50 करोड़ से ज़्यादा का लाभ होगा। और यहाँ 20 करोड़ रुपए निवेश करे, हमने 20 करोड़ रुपए निवेश करे, 20 करोड़ रुपए का मैंने कोई प्लांट लगाया, कुछ भी किसी भी चीज़ का, चाहे वो तेल का प्लांट लगाया, चाहे बिस्किट बनाने वाली कंपनी लगाई, मैंने कुछ भी लगाया, कुछ भी ऐसा काम करा मैंने बहुत बड़ा। भारत के अंदर एमएसएमई जो एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जिसे बोलते हैं उद्योग, ये समझ जाओ 20 करोड़ रुपए लगाए और 100 करोड़ से ज़्यादा का फायदा होगा मुझे, 100 करोड़ का मुझे लाभ होगा, और लाभ होगा ना, इसका मतलब मध्यम में चला जाऊंगा, तब भी मैं एमएसएमई का हिस्सा, और एमएसएमई में चला जाऊंगा ना, उन्होंने बहुत रिलीफ देकर रखा सरकार, 12% की कैटेगरी में रखा। अगर इससे ज़्यादा चला गया 100 करोड़ से ज़्यादा, फिर उसको 30% टैक्स ले सरकार, इतना कमाता नहीं था टैक्स दे वो, समझ में आई बात है। तो जो भी बिजनेस ना इसके दायरे में रहेगा वो बहुत बढ़िया करके फल फूल रहा है। कुछ कंपनियां इस शेड्यूल में इस तरह तो काम कर रही, वो एमएसएमई में काम कर रही, छोटे छोटे पार्ट बना रही है, आज उसमें 100 150 200 मजदूर काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं सारी एमएसएमई में ही आ गई, समझ में पता लग गया एमएसएमई क्या हो। तुम अंदर इस हिसाब से अंदर लगा दो, कहीं पता लग रहा तुम कि हाँ ना 1 करोड़ तक कम लग रही है इसमें, तुम्हें लग रहा है किसी बिजनेस को मैंने स्टार्ट करा है और वहाँ 20-30 लोग काम कर रहे हैं, 20-30 लोग काम कर रहे हैं वहाँ से, और वहाँ की 20-30 लोग काम कर रहे हैं, और वो तुमने 70 लाख 80 लाख में स्टार्ट करा, इसका मतलब एमएसएमई आ गया। कुछ भी बिजनेस है, कुछ भी बिजनेस है वो, आया समझ में। अब देखो कितने काम करते हो, कुछ भी काम कर रहे हो तुम, चाहे दूसरे नंबर पर किसी काम में तुम ना स्टार्ट, बस इतनी बात याद रखियो, सर्विस सेक्टर का काम नो, मेरे सर्विस टैक्स कटेगा, और सर्विस टैक्स 18%। अगर एमएसएमई में चले गए ना तुम, तो किस जब एमएसएमई काम से करोगे तो उस पर तुम्हारा जो टैक्स लगाओ कितना लगाओ, जो देना पड़ेगा कॉर्पोरेट का, वो देगा 12%, कितना, सरकारी ने बहुत रिलीफ देती रहती है एमएसएमई को। तो एमएसएमई को आगे बढ़ाया जा सके, क्यों, देश के अंदर 45% रोजगार यही प्राप्त करके दे रहे हैं। एमएसएमई डूबा तो पूरा देश डूब जाएगा। अगर एमएसएमई डूब गया, मान लो मैंने आस पास पड़ोस कंपनी बंद हो जा, कितनी महिला कितने पुरुष घर बैठेंगे, कितने लोगों को रोजगार चल रहा होगा इनसे। आसपास बड़ी बड़ी दुकानें जो प्लांट लगे हुए आसपास, छोटे छोटे कोल्ड स्टोर लगा हुआ साइड पर, बंद हो जाए तो उसमें कितने लोग काम कर घर बैठ जाएंगे। तो सरकार चाहती है बना रहा है एमएसएमई सेक्टर, जो एमएसएमई सेक्टर है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जा रहा है वर्तमान समय में हो। भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी मात्रा 45% के आसपास रोजगार प्राप्त कर रहा है। लेकिन आजकल कुछ एमएसएमई ऐसे जो फेक भी बनने स्टार्ट हो गए, सरकार इनसे भी परेशान है। लेकिन इनका ध्यान रखने के लिए इन्हें लोन दे, ताकि इन्हें बड़ी मात्रा में पैसा मिल सके। मुझे एमएसएमई खोलना, मैं गया सरकार के पास, मैंने कहा मुझे प्लांट लगाना, कॉपी किताबों को प्लांट लगाना, मुझे कॉपी किताबें नहीं है बच्चों के पास, मैं बनाना चाहता हूँ, देश का विकास करना चाहता हूँ। अच्छा तू टेंशन न ले, हम एक बैंक बना रहे हैं अभी। मैंने कौन सा बैंक बना रहे तुम, वो कह रहे हम सीडीबी बना रहे, सीडीबी। बोला तुझे लोन देगा, तू प्लांट तैयार कर। मैंने कहा 5 करोड़ का लगाऊंगा मैं। तो कह रहा तू 5 करोड़ का लगागा, 6 करोड़ का लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 करोड़ लगा। मैंने कहा 6 करोड़, अगर मैं 6 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करूंगा तो 12 करोड़ दोनों लगाए ना मैंने, 6 करोड़ लगाए मैंने, तो 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर, 6 तो इधर नहीं आने का, इधर ही काउंट हो जाऊंगा मैं। ऐसा 1 करोड़ से ज़्यादा 1 करोड़ के आसपास लगाऊं मैंने। अगर 10 करोड़ से मैं ज़्यादा लगाऊं तो इस मतलब फिर मैं इधर चला जाऊंगा। अगर मैं 20 करोड़ से ज़्यादा लगाए फिर मैं इधर चला जाऊंगा, मध्यम में चला जाऊंगा। बात समझ में आई। अगर मैंने कहा मुझे 6 करोड़ रुपये लगाने, इसका मतलब मैं सूक्ष्म आऊँगा, मैं उद्योग में इंडस्ट्रीज खोल लूँगा अपनी जाकर। आया समझ में। सरकार मुझे सारे बेनिफिट देगी जो एमएसएमई को बेनिफिट मिलते हैं। एमएसएमई का मैं अलग अलग चल लूँगा, बस एमएसएमई सीधे समझाया मैंने ताकि तुम्हें इसे समझा सकूँ। अब एमएसएमई तुम्हें पता भी लगा होगा कितना बड़ा सेक्टर है एमएसएमई, हल्की हल्की एमएसएमई की नॉलेज भी होगी, भूलने के भी नहीं। यह परिभाषा उसकी 2020 में बदली है। इससे पहले पता क्या हिसाब था यहाँ से, पहले 45 लाख रुपये का था। मेरे पास चार्ट में दिखाता हूँ तुम्हें। पहले यहाँ था, पता कितना था यहाँ से, कि तुमने यहाँ 25 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करो और 10 लाख का तुम्हें प्रॉफिट होगा। सरकार ने इसकी परिभाषा बदल दी, 25 लाख की जगह यहाँ कर दिया 1 करोड़, और यहाँ कर दिया कितना 5 करोड़। फिर यहाँ पहले पता कितना था पिछले साल, यहाँ 5 करोड़ था और यहाँ 2 करोड़ था। सरकार ने इसे बदल कर यहाँ कर दिया 10 करोड़, यहाँ कर दिया 50 करोड़। अब पिछले साल यहाँ कितना था, पिछले साल था यहाँ 10 करोड़ था, यहाँ 5 करोड़ था। 10 करोड़ लगाए, 5 करोड़ का 10 करोड़, ठीक ऐसे ही करता था 10 करोड़ करके एंटरप्राइज। हाँ 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, 5 करोड़ था, यहाँ ज़्यादा था। समझ आई बात है। तो अलग थी परिभाषा, ये 2020 में बदली सरकार ने।
2020 के आसपास टाइम में परिभाषा बदल लिया। जब मैं एमएसएमई का क्लास लूंगा ना अलग से, तो इसे और अलग से ही पढ़ा दूंगा। तुम एमएसएमई हड़का हड़का समझ में आया एमएसएमई क्या बनाए हो, कितने पैसे लगाओगे, इतने पैसे लगाओगे इतने का लाभ होगा, इतने पैसे लगाओगे इतने का लाभ होगा, इतने। अब देखो जितने भी तुम्हारे आसपास काम हो रहे हैं ना, जितना तुम्हारे घर में सामान बन रहा है वो सारा पक्की बात है एमएसएमई बन गया होगा। अधिकांश सामान तुम्हारा, जितना तुम्हारे घर में आसपास खाने पीने का सामान रखा हुआ है, जो तुमने पहन रखे कपड़े पहन रखे ना मैंने, हो सकता है जिस इंडस्ट्री में बनने वो 100 करोड़ तक के आसपास की होगी। इसका मतलब एमएसएमई सेक्टर हो। और जहाँ बनने होंगे कितने लोग काम कर रहे होंगे वहाँ से, समझ की बात है, वो एमएसएमई सेक्टर हो। और ये एमएसएमई सेक्टर देश के अंदर रोजगार को बड़ी मात्रा में बढ़ावा दे रहा है और सरकार इसे बचा कर रखेगी। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक, याद रखना बात है। इनका सबका भी जो एमएसएमई सेक्टर खोलना ना, इनका भी सबका रजिस्ट्रेशन हो और सरकार पूरे बेनिफिट देना, भरपूर मात्रा में बेनिफिट देना। पता लग चुका। तो इनकी यहाँ समस्या है कि एमएसएमई सेक्टर क्यों डूब रहा है। एमएसएमई सेक्टर से डूब रहा है, उसके पास पैसा ही नहीं है। और मुझे कोई एमएसएमई खोलना, समझ बात है, मतलब मुझे कोई सूक्ष्म उद्योग खोलना, लघु उद्योग खोलना, मध्यम उद्योग खोलना, तो सबसे पहले मेरी नीड्स होगी पूंजी। पूंजी चाहिए मुझे, और पूंजी घरेलू अक्सर वो उपलब्ध हो जाए मुझे, वो मिलेगी बैंक तक। और जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक वो बैंक देने तो मुझे मना कर रहा, क्योंकि उसमें मेरे पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे जोखिम हो सकता है, मुझे कल को बेनिफिट प्रॉफिट ना हो तो मेरा तो पैसा डूब ही जाएगा, उसका भी डूब जाएगा। मैंने क्या बताया, विकास बैंक बनाई गई इसी उद्देश्य के साथ कि वे जोखिम को झेल सको, है नहीं। तो वे फिर ये क्या करेंगे, जो एमएसएमई सेक्टर वाले हैं ना, ये जाएंगे जस्ट सीडीबी के पास। वर्ष 1990 में हमने एक बैंक बना दिया, वर्ष 1990 में बनाया बैंक की। आज 1990 से पहले हमारे यहाँ सोच रहे एमएसएमई का क्या हाल रहा होगा। चल अब तो हमारे पास सीडीबी तो है कम से कम। अब तुम सोच रहे होंगे सीडीबी कैसे लोन देगा, ये भी इस तरह ही लोन देगा, बिल्कुल सही बात। सीडीबी किसे पैसे देगा, सीबीडी डायरेक्ट नहीं देगा, सीबी देगा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को पैसे, फिर वो तुम्हें प्रोवाइड करवाएगा। फिर मैं जाऊँगा उसके मैडम के पास, चश्मा लगा के बैठी हुई मेरे इंतजार में, आज समझ में पैसे, मतलब बैंक से पैसे लेने का मुझे आज समझ में। फिर भाई मैंने लोन पास करवा दी। अभी वो डॉक्यूमेंट्स चेक करके मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके, मेरी सारी एसेट्स, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, आज मैं कितनी प्यारी प्यारी बातें करता हूँ, मिट्टी मिट्टी बातें करता हूँ मैंने मुझे आपका क्या काम हुआ, मैंने कहा मिट्टी मिट्टी बातें हुआ मेरे को, आज समझ में। कह रही बातें बनाते हो, कुछ और भी काम करते हो। मैंने कहा नहीं, मिट्टी मिट्टी बातें करता हूँ मैं, बस ठीक है आप मेरा लोन पास करवा दो। सीडबी तो मेरा लोन पास करवा देंगे, पास आउट हो जाएगा। सीडबी के जो अधिकारी होंगे मेरा लोन चेक करेंगे, सब चीज़ सही है, चलो उससे लोन दे जा सकेगा, और भविष्य में भी चांस आराम से ये प्रॉफिट कर जाएगा। और गवर्नमेंट ने कह रखा है, अगर कोई इस तरह का स्किल डेवलपमेंट तो काम बहुत है, लोगों को नॉलेज नहीं है, ऐसा समझ। मैं पढ़ाई होगी ठीक, अच्छी बात नहीं, तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला, मैं तुम सबको नौकरी देता हूँ। पढ़ाई हुई ठीक तो टाइम दो, 1-2 साल का कोई दिक्कत नहीं है, हुई सही बात नहीं, तो बिजनेस बहुत जानकारी होनी चाहिए, दिमाग खा लो जाकर। अब तुम्हारे दिमाग में आ चुका कि कैसा 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 करा, कैसा ए यहाँ देख रहे बेहल से क्या बैंक में काम करेगा वो माइक्रो ए बाद में पूछ ली चीजों के बारे में, यहाँ देख ले स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले पता लग गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज मतलब समझ गए तुम, इसका मतलब एमएसएमई की बात कर रहा है। कौन से एमई की, कौन से एमई, कौन से एमई, एमएसएमई, एमएसएमई पता लग गया ना, दिमाग में अंदर चलेगा जी। अच्छा 1 करोड़ तो कम ही एमएसएमई में होगा, 5 करोड़ तो कम लग रहा है इस वाले में होगा, अच्छा 10 करोड़ से ज़्यादा लग गया, 20 करोड़ से ज़्यादा लग गया इसमें, समझ में आया ना बात। ये 2020 में बदली परिभाषा एमएसएमई की। भारत में 45% लोगों को रोजगार दे जाए, मजाक की बात नहीं है। भारत की जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 10% है, लगभग 10%। भारत का जीडीपी का 45 लाख करोड़ रुपए का ना, 45 लाख करोड़ रुपए का, इसमें लगभग समझ जाओ 35% हटा दो, इसमें 10% हिस्सा ना इसका, 45 लाख करोड़ में 10 लाख करोड़ रुपए हिस्सा है, ये कमा कर दे रहे सरकार को। सरकार के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम कर रहे हैं एमएसएमई। टैक्स भी नहीं कर रहा है, टैक्स को पीछे छोड़ रहे हैं। इतना समझ में आ रहा नहीं क्या क्या करने की कोशिश करें, सरकार के लिए कमाई कर रहे हैं, कमाई दे टैक्स को, टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स दे हुए हैं कितना 10 लाख करोड़ रुपए कमा कर दे रहे सरकार को एमएसएमई। इसलिए सरकार ने इनकी तरफ मुंह बाइता करी, समझ नहीं बात यार, ठीक। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, चाहे एमएसएमई हो चाहे कौन सा चमी हो, जब तक पेट में रोटी नहीं तो क्या करेगा। वही फिर मैं भी कहता हूँ, कृषि क्षेत्र को फिर बढ़ावा देना ही होगा। हम अपना स्ट्रेंथ भूलते जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी एक ही, वो उसका ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। अगर वहाँ ध्यान नहीं दिया गया ना, तो तुम कितनी भी तरक्की कर लो फिर भी नीचे गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे, मेरा साफ कहना है। ऐसा समझ लो, जितना मैंने एनालिसिस करा ना,
मेरा एक ही कहना, कितनी देख लो भारतीय अर्थव्यवस्था को, जब तक एग्रीकल्चर का क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ना, तब तक कुछ नहीं होने। देश में कभी रोजगार नहीं मिल सकते। रोजगार है तो बड़े स्केल पर एग्रीकल्चर क्षेत्र में आया समझ में। और एग्रीकल्चर क्षेत्र को हमने प्रमोट करा ना, उसका प्रोडक्ट निकाला, हमने बाहर निकाला, तो रोजगार भी उपलब्ध होंगे, देश आगे भी बढ़ेगा। क्योंकि भारत अपना स्टैंड नहीं पहचान पाया, अमेरिका बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की कृषि अलग है, वहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो चुका पहले से ही। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ नहीं, सर्विस सेक्टर फोन चलाना सीख गए, आया समझ में, टॉयलेट करना है ना आया नहीं तमीज से, फोन चलाना सीख गए। समझ में आया बात है। चलो तो पता लग चुका है एमएसएमई क्या, एमएसएमई समझ में आ गया क्या हुआ एमएसएमई। अरे चलो चुप। एमएसएमई पता लग गया क्या बोला, ठीक। अब एमएसएमई तो पता लग चुका। अगर एमएसएमई को बढ़ावा देना, एमएसएमई को क्यों बचाना, क्योंकि 45% लोगों को रोजगार दे रहा है भारत के अंदर। और क्यों बचाना, भारत की जीडीपी में 10% कंट्रीब्यूशन है इसका, भारत की जीडीपी में 10% योगदान है इसका, इसलिए तो बचाना होगा इसे। सही बात है, ठीक। अगर एमएसएमई को बचाना तो इसका मतलब सरकार को कुछ करना चाहिए। और वो बच कैसे सको, सबसे पहले उसे धन चाहिए, धन क्या चाहिए, और धन चाहिए, पूंजी चाहिए। और जब पूंजी कहाँ से मिलेगी, बैंक देगा। अब बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक दे देगा, नहीं देने का, क्यों नहीं देने का, उसके पास है ही नहीं था धन। तो क्या करना होगा, सरकार को बैंक बनाना होगा, बना दिया लोग, सीडीबी बैंक बना दिया, सीडीबी। अब पता लगा सीडीबी क्यों बनाया जाएगा, कुछ नहीं पता लगा तो पता लगा सीडीबी क्यों बनाया गया। सीडीबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया है ये वाला, हाँ आराम से बिल्कुल बैंक का। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट सब जो वहाँ के नियम कानून होंगे, सब चीज़ें चेक होगी जो सीडीबी को चाहिए होगा। आप सीडीबी की वेबसाइट पर जाकर सब कुछ पढ़ सको। अगर आपको कौन सी इंडस्ट्रीज खोलनी, आपको माइक्रो ये आप थोड़ा और डेप्थ में चले जाओ, माइक्रो में जाना तो आप बैंक तो कांटेक्ट करो और देखो आपको कितने करोड़ का प्लांट लगाना, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ से कम का प्लांट लगाना ना, तो आप बैंक से कांटेक्ट करो। और बैंक वाला ना, मैडम प्लीज़, मैडम आपको ना फिर वो दूसरी वाली मैडम हो जाएगा, चश्मे वाली का, सब मेरी जानने वाली है, उसको बैठ कर बात करो आप। अब आज जैसे आप बैठ कर बात करोगे ना, वो पूरा समझाएगी डॉक्यूमेंट ये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, सही बात, वो सब बताएंगे। इस तरह पंजीकरण कहाँ होगा, पंजीकरण 2013 का अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013, उसके तहत पंजीकरण होगा। और पंजीकरण होगा जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। उसके बाद क्या होगा, बैंक जैसे मेन चीज़ होगी, पहले लोन प्रोवाइड हो जाए, उसके बाद जब पैसा हाथ में जाएगा ना, फिर सारे काम खुद ही हो जाएंगे, ठीक। किसी भी काम को करने के लिए पहले चाहिए पैसा। तो इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना करी गई कब, 1990 में। तो इसकी स्थापना हुई, ये जो बैंक था ना, इसकी स्थापना हुई 1990 में। चुप हो जाओ, स्थापना हुई 1990 में। दूसरा, इसकी स्थापना हुई क्यों, जो एमएसएमई सेक्टर था ना, एमएसएमई जो सेक्टर था, इसकी वित्तीय सहायता करने के लिए, इसकी स्थापना की गई। एमएसएमई सेक्टर था ना, एमएसएमई सेक्टर, दुकान नहीं है यहाँ, आज समझ में, एमएसएमई सेक्टर ने जो उसकी मदद करने के लिए इस मसले क्या बात है, इसकी मदद करने के लिए ये हाँ अभी बताया तो हम, ये जो 12% की कैटेगरी में आते हैं, आया समझ में, 12% की कैटेगरी में आते हैं, टैक्स देते हैं, सही बात। जीएसटी नहीं आएगा, जीएसटी उसे पे कर रहे हैं, सही बात है। बस कॉर्पोरेट की कैटेगरी में आते हैं, कॉर्पोरेट जो हो कंपनी में हो उनकी कैटेगरी में आते हैं। एमएसएमई का अलग सिस्टम है। ठीक। अब ये हो ना, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका कुछ हिस्सा तो भारत सरकार के पास है, कुछ हिस्सा ना इसका निजी संस्थानों को दिया गया, प्राइवेट को दे दिया गया, तुम चलाओ उसे, और कुछ हिस्सा सरकार के पास है इसका। इस पर ना सरकार का भी और जो निजी संस्थान उसका भी स्वामित्व, यानी कुछ ऐसे लोग में, जैसे ये बैंक आकर खड़ा होगा, ऐसे सरकार कहती है इसकी 50% शेयर दे रहे, 50 मेरे, मैंने कहा चाहिए दोनों पहले मैंने पैसा लगाया उसमें, सरकार ने भी लगाया। तुम कौन हो, जी मैं मोदी हूँ, तुम कौन हो, जी मैं अडानी हूँ, आ जाओ फिर बैंक में लगाओ पैसा। कहाँ लगाओगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में। कंपनी आई, उसने इस बैंक का हिस्सा खरीद लिया, दोनों मिलकर काम कर रही है, सरकार को बेनिफिट हो रहा है, मुझे बेनिफिट हो रहा है।
तो इसे बोलते हैं निजी और जो है ना सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, एक प्रकार की कंपनी है। पहले तो ये निजी स्वामित्व के रूप में काम कर रहा था, निजी स्वामित्व के रूप में। फिर 1990 के बाद धीरे 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 से क्या कर रहा है, सरकार के स्वामित्व में लेकर आए हम। अब फिर वो करेंगे जो सरकार कहेगी। समझ में आया बात है? पहले निजी स्वामित्व वाली कंपनी थी यार, समझ में आया बात है? अब यार सरकार के पक्ष में काम करती है। यह सरकार व निजी संस्थान की स्वामित्व वाली कंपनी है। स्वामित्व कंपनी है, बैंक कह दो कंपनी कह दो, बात समझ में आई है? इसके बारे में इतनी बात याद रहेगी। कब बनाया गया? 1990 में। और 1991 में हमारे यहाँ संकट था, कैसे भूल जाओगे? यहाँ बैंक बना दिया, फिर फॉलो कर गए। आर्थिक संकट हो चुका हमारे पास, पहले नोट करो यहाँ तक का सारा। उड़ाओ मजाक, कोई बात नहीं, उतार लेगा सर। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में, ठीक है। एमएसएमई से इसके जरिए इसके बाहर निश्चित मैंने एमएसएमई से समझ लिया, इसके बाहर निश्चित एमएसएमई समझ लिया। हटा दो इसे। दो बैंक दो विकास बैंक की लीडर हो चुके। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कभी कृषि के बारे में लिखने को आया और वहां में सुधार करने के लिए एक बात कही जा, तो मैं ऐसे कह सका नहीं, जितने भी कृषि बैंक का नहीं है, जितने भी ग्रामीण कृषि बैंक नाबार्ड में सुधार के लिए सलाह दे सका नहीं, या और ऐसे कह सक विकास बैंक को बढ़ावा दिया जा। एक पहला ही नाम तो कह सका नहीं कहता भाई तुम कृषि में कैसे सुधार करोगे, तो विकास बैंक बना लो, नई विकास बैंक बनाओ। दूसरा जो बनाए हुए ना उनमें पुनर्सुधार की आवश्यकता, तो सलाह दे सके नहीं सकते, ऐसे पॉइंट निकाल जा। हटा दो। अब चलो अगली हेडिंग बनाओ, भारतीय उद्योग वित्त निगम। ये हेडिंग बनाओ, भारतीय उद्योग वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस, तीसरे नंबर का, FINANC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? भारतीय उद्योग वित्त निगम। भारतीय उद्योग वित्त निगम, भारतीय उद्योग वित्त निगम। ठीक, इसका नाम पहले ना औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड था। औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड था, इसे 1948 में बनाया गया था, वर्ष 1948 में। तो पहला पॉइंट इसका हुई है, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। और 1948 में इसका नाम लिखो, औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, IFC था इसका नाम, औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। हिंदी में लिखना औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। हाँ, लिख दिया ना? काम क्या हो उसका? इस जो मध्यम अवधि के ऋण हो, ध्यान से सुन लेना, मध्यम अवधि का मतलब 1.5 साल से लेकर 5 साल तक। और जो दीर्घ अवधि के लोन हो, 5 साल से लेकर 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितने भी समय के लिए लोन चाहिए। 1948 में इसकी स्थापना करी गई थी, जो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। केवल औद्योगिक क्षेत्र नहीं है,
चाहे वो सर्विस सेक्टर ही क्यों ना, सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। दोबारा फिर समझ लो, मध्यम और जो दीर्घ अवधि के ऋण उसकी स्थापना के लिए। और 1993 में जाकर ना ये धीरे धीरे ये समझ जाओ सरकार का स्वामित्व होगा इस पर। किसका? सरकार। वर्ष 1993 में जाकर। पहले इसका लिखो उद्देश्य, हेडिंग बनाओ उसका, उद्देश्य लिखो। उद्देश्य क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव का लिखो, उसका ऑब्जेक्टिव लिखो। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्राथमिक व्यवसाय, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्राथमिक व्यवसाय भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय विनिर्माण, विनिर्माण कोमा लगाओ, सेवाएं और अवसंरचना, और अवसंरचना के क्षेत्र में दीर्घकालिक, के क्षेत्र में दीर्घकालिक, दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अच्छा, कंपनी में तुम्हारे बिस्किट नहीं बनने तो आ जाओ यहाँ तो धन लेके जाओ। सर्विस सेक्टर काम नहीं कर रहा तुम्हारा, यहाँ तो धन लेके जाओ। रेल सड़क पुल ये नहीं बनने तुम्हारे, आओ पैसे लेके जाओ। ये काम उसका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक। दूसरी खास बात क्या है, यह ना सरकार के स्वामित्व वर्ष 1993 के बाद ये जो पूरी कंपनी ने निगम पूरा का पूरा इस सरकार के पक्ष में चला गया। सरकार का स्वामित्व इस पर लिखो। वर्ष 1993 के बाद यह सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बन गया, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बन गया। वर्ष 1993 के बाद यह सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बन गया। वर्ष 1993 के बाद, वर्ष 1993 के बाद यह सार्वजनिक, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बन गया, कंपनी बन गया। कोई दिक्कत? कितने हो चुके? 3। अब आया कौन सा? एग्जिम बैंक, निर्यात आयात बैंक। कॉपी में नहीं बनाओ, निर्यात आयात बैंक। निर्यात जो आयात बैंक है ना, निर्यात आयात बैंक, इसकी स्थापना 1982 में। निर्यात आयात बैंक जब बना था, जब नाबार्ड बना था, जब नाबार्ड बना था। अब निर्यात और आयात, अच्छा तुम कुछ चीज बेचना चाहते हो, ठीक, लेकिन तुम बेचने के लिए तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे भी नहीं है। मान लो मेरे पास सब चीज़ है, मेरे पास दादी का बनाया हुआ अचार, ठीक है, अचार ने तो मजा मान दिया, ठीक, एंटोनी को खिलाता हो। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? उद्देश्य इसका निर्यात आयात को बढ़ावा देना, निर्यात व आयात, तीसरा ठीक, एग्जिम बैंक, बस इतनी याद पढ़ो उसके बारे में। चौथे बाद, हाँ, पांचवा जाओ नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउस बैंक। ये बनाया गया था, इसकी स्थापना 1988 में,
1900। अगर किसी को घर के लिए लोन चाहिए ना तो यहाँ चले जाओ उसके पास, नेशनल हाउसिंग बैंक के पास चले जाओ अगर लोन चाहिए तो तुम्हें, ठीक। हाँ ये सोच लो, अगर तुम आवास खरीदना ना, आवास के लिए ये शीर्ष संस्था आवास खरीदना होगा तुम्हारा। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में, हेडक्वार्टर कहाँ से इसका? दिल्ली। पहले वाले का कहाँ था? लिखवाया होगा मैंने ना, इसका मुंबई में, शायद मुंबई में। अब जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ना, इस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है पूरा, केंद्र सरकार का नियंत्रण, केंद्र सरकार का के स्वामित्व वाली कंपनी हो गया यहाँ तक। अभी 5वें 6ठे नंबर का मुद्रा बैंक। तो तुम्हें क्या करना, निर्यात आयात को थोड़ा सा और पढ़ लियो, ऐसे नेशनल हाउसिंग बैंक को थोड़ा सा और पढ़ लियो, होमवर्क तुम्हारा है। और तुम्हारा और काम हो मुद्रा बैंक के बारे में पढ़ना, ये होमवर्क दिया तुम्हें, निर्यात आयात बैंक के बारे में, नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में और मुद्रा बैंक के बारे में पढ़ना। समझ में आई बात है? एक होमवर्क दिया तुम्हारा, खुद पढ़ो से सर्च करके, गूगल पढ़ा लो, यूट्यूब पढ़ा लो, कोई वीडियो देखो। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत? किसके बारे में पढ़ना? मुद्रा बैंक तो यूपीएससी सवाल पूछ चुका। समझ में बात है? मुद्रा बैंक से यूपीएससी सवाल पूछ चुका। सवाल ही भेजना मुझे कौन सा सवाल पूछा, याद रखना बात है, ठीक। पिछले 1-2 सालों के दौरान सवाल पूछा, देख लेना जाकर। तो कल हम बात आगे प्रारंभ करेंगे। अब होमवर्क लिखो।